नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी गैस्ट्रो एंड न्यूरोथेरेपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज ये जो वीडियो हमारे बनाने का जो मेन पर्पस है, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे आईबीएस को समझ पाएँ। आखिर ये होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, किन लोगों को होता है और एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए। इतने सारे सिम्टम्स इंसान को होते हैं कि वो इंसान मीन्स बहुत बहुत ही खराब जीवन जीता है इस आईबीएस के साथ। तो एक्चुअली में क्या करना चाहिए, क्योंकि जिसको भी ये प्रॉब्लम होता है, आईबीएस की समस्या होती है, वो पता नहीं बहुत सारे मल्टीपल डॉक्टर्स के पास चले भी जाते हैं, ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, साथ साथ में बहुत सारी अनगिनत दवाइयाँ खाते हैं, यहाँ तक बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, जांच करवाते हैं, लेकिन रिजल्ट्स उनको नहीं मिल पाता। वो बिल्कुल थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लास्ट में उनके मन में बस एक ही थॉट आता है कि लगता है मुझे अब इस दुनिया में नहीं जीना है, मुझे मर जाना चाहिए। सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। और ये सब जो बेसिक सी प्रॉब्लम्स है जो एक आईबीएस पेशेंट हर रोज झेलता है, हर दिन झेलता है, हर मिनट झेलता है, उसका जो जीवन होता है वो बिल्कुल एक नर्क की तरह हो जाता है। तो एक्चुअली क्यों ये प्रॉब्लम्स आखिर है क्या? तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन मैं एश्योर देता हूँ कि ये जो वीडियो जो भी अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आप देख रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग रूट को समझेंगे कि एक्चुअली में जो रूट काउज क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स का रूट काउज क्या है, आपकी आईबीएस की समस्या का रूट काउज क्या है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स बताए जाएंगे ताकि आप इस समस्या से बाहर आ जाएं। पहले कुछ इसके सिम्टम्स से बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स आखिर होते क्या क्या है। देखो, जैसे ही कि किसी को अगर आईबीएस की समस्या होती है, तो सबसे पहले आप देखना है कि नाभि के साइड में उसका जो पेट है वो टाइट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कड़कपन हो जाता है। ठीक है, और साथ साथ में उसको सीवियर गैस की समस्या हो सकती है, ज़्यादा ब्लोटिंग होने लगती है, किसी किसी को डायरिया की समस्या होता है, किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है। मीन्स अलग अलग पेशेंट्स के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है आखिर ये कि हो क्यों रहा है, कैसे होता है और क्यों होता है। चलिए समझो, किसी किसी का कहना होता है कि हमारी जो स्टूल है वो बंद के नहीं आती है। जब किसी को आईबीएस की समस्या होती है तो वो बंदा हमेशा अपने पेट को लेके चिंतित रहता है, अपने फ्यूचर को लेके चिंतित रहता है कि और उनके मन में बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन अराइज होने लगते हैं। जैसे पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पता नहीं हम कब ठीक होंगे, लगता है कि मेरी बीमारी बहुत बड़ी है, अब कभी ठीक हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इस तरह के लगातार, क्योंकि उनका भी सोचना कहीं ना कहीं सही होता है, क्योंकि वो इतनी जगह से थक चुके होते हैं, इतनी जगह से परेशान हो चुके होते हैं, उनके मन में ये थॉट्स आना स्वाभाविक है कि ये समस्या शायद नहीं ठीक होती है, भगवान मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, पता नहीं मेरी समस्या ठीक होगी कि नहीं होगी, अगर नहीं ठीक होगी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते जाते हैं। पता नहीं ठीक होगी तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, अगर शादीशुदा है तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरा जीवन कैसा कटेगा, इस तरह का जीवन तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा, लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगा, कुछ भी करना चाहेंगे तो वो कर नहीं पाते हैं, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। वर्थ मीन्स उनका जो लाइफ होता है वो यूजलेस हो जाता है, वो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इस तरह की जो ओवर थिंकिंग लगातार उनके मन में चलती रहती है, ये जो क्वेश्चन उनके माइंड में रेगुलर बेसिस पे चलते रहता है, और हमारा माइंड बार बार उस सवाल का जवाब देते रहता है। हमारा माइंड सवाल का जवाब भी देता है, वो क्वेश्चन भी करता है, काउंटर क्वेश्चन करता है, वो क्वेश्चन करते रहता है, जवाब देते रहता है, क्वेश्चन करते रहता है, जवाब देते रहता है, और हमारा माइंड बहुत ज़्यादा ओवर यूज होना शुरू हो जाता है। हम जो अपने माइंड का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करने लगते हैं, सोते हुए भी, जागते हुए भी, चलते हुए भी, खाते हुए भी, हर एक टाइम बस एक ही सवाल आता है दिमाग में, पता नहीं मेरी बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी। ये सोच सोच कर इंसान रोने भी लगता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन होती है, ये जो आंसर्स होती है, ये जो ओवर थिंकिंग का जो सिलसिला चलता है,
इसकी वजह से हमारा जो बॉडी है, ठीक है, वो एक पैनिक मोड में, हमेशा पैनिक मोड में रहता है। हमेशा पैनिक मोड में रहने के कारण हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा होता है। हमारे जो एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन है वो हमारा माइंड सबसे ज़्यादा करता है, और इसके वजह से हमारा जो गट है, ठीक है, हमारा जो पेट है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पर हमारे माइंड का फोकस थोड़ा सा हट जाता है, ठीक है। उसको ध्यान नहीं रहता है वो खाना पचाने पे, उसको ध्यान नहीं रहता है भूख लगाने पे, स्टूल को पास करने पे, उसका पूरा फोकस रहता है अपने आप को बचाने पे, अपनी जान बचाने पे। समझ पा रहे हो? तो सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा माइंड बोलता है कि हमारा पहला प्रायोरिटी है अपनी जान बचाओ, बाद में खाना जो खाना है, जो पीना है, स्टूल पास करना है, जो करना है आप बाद में करते रहो, लेकिन पहला तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है कि अपनी जान को बचाओ। क्योंकि हमें अपनी जान का खतरा हमेशा लगा रहता है, अपने फ्यूचर का खतरा हमेशा लगा रहता है, हम हमेशा टेंस मोड में रहते हैं। इसीलिए ब्रेन जो है वो हमेशा अलर्ट मोड में रहता है, हमेशा एक पैनिक मोड में रहता है, और इसकी वजह से हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है और हमारे एनर्जी का जो फ्लो है वो हमारे माइंड के पास होता है। अब जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन और एनर्जी का सर्कुलेशन हमारे पेट में कम होती है, तब वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है, हमारे आंतों में स्पाज्म आना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पाज्म आना शुरू हो जाता है। स्पाज्म का मतलब इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मीन्स हमारे आंतों में जो है वो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। अचानक खुद से स्टूल पास हो जाना, रुक जाना, ठीक है, क्रैम्प आ जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। अगर ब्लड का सर्कुलेशन पूरे तरीके से हमारे ऑर्गन्स में भी नहीं रहेगी, ठीक है, जैसे हमारे लिवर में, गॉल में, पैनक्रियाज में, ठीक है, आंतों में, पेट में, स्टमक में, तो इससे क्या हो जाता है, मीन्स ओवरऑल हमारा जो पूरा ऑर्गन सिस्टम, पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लगिश रहता है, मीन्स स्लोअर डाउन हो जाता है, कुछ समय के लिए पुश डाउन हो जाता है, या स्लोअर डाउन कर सकते हैं इसे। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ इस थेसिस को, कि सपोज आप 3-4 दिन से भूखे हो, ठीक है। अगर आप 3-4 दिन से भूखे हो, आपके सामने एक प्लेट खाना, मैंने बहुत ही वैरायटी का खाना रख दिया, आप बहुत ही खुश हो कि मैं अब खाने वाला हूँ। अब अचानक आपके साथ एक घटना घटा कि पीछे से एक बहुत ही खतरनाक जंगली शेर आ गया, ठीक है। अब वो आप पर झपटने ही वाला है, तो उस समय आपका जो माइंड है वो आपके भूख को भूल जाएगा, ठीक है। अगर आपको स्टूल भी उस समय अगर लगा हुआ है, पास करना है, आपको मोशन भी आ रहा है, तो उस समय वो रुक जाएगा, ठीक है। मीन्स प्यास भी है वो भी रुक जाएगी, भूख भी है वो भी रुक जाएगी, जितना भी एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो रुक जाएगा, और हमारा पूरा फोकस किस पर होता है, हमारे जान बचाने पे, कि पहला जो प्रायोरिटी है वो जान बचाओ। वैसे केसेस में, उस सिचुएशंस में सबसे पहले ब्रेन अपने जान को प्रायोरिटी देता है, क्योंकि वो एक पैनिक मोड है। अब उस पैनिक मोड में सबसे पहले खाना पीना सबको रोक दो, सभी जगह सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको दो, माइंड को दो, ताकि वो आइडियाज़ लगा सके, भाग सके। ताकत किसको दो, पैरों को दो, ताकि वो भाग सके, अपने आप को सेव कर सके। कुछ समय के बाद जब वो शेर पीछे से चला गया, वो सिचुएशंस थोड़ी देर के लिए टल गई, तो हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है, हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आना शुरू हो जाता है, और हमें भूख का एहसास होना शुरू हो जाता है। लेकिन सपोज करो कि आप उसी सिचुएशन में अटक के रह जाओ, आपको इस बात का डर हमेशा लगा रहे कि नहीं, मेरे पीछे शेर अभी भी लगा हुआ है, मुझे अभी भी अपने जान का खतरा है, और यही जो जाल है, यही जो ट्रैप है, आईबीएस पेशेंट इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। उनको हमेशा इस बात का डर रहता है कि पता नहीं ये बीमारी कब ठीक होगी, पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी, पता नहीं ये समस्या मुझे क्यों हुई है, पता नहीं हम ऐसे कैसे जी पाएंगे, अपने फ्यूचर का खतरा होता है, और पास्ट में जो घटनाएं घटी है उसको बार बार याद करके रोना। तो इस वजह से ये समस्या पैदा होती है। इस वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल स्लोअर डाउन रहता है। मीन्स हमेशा पैनिक मोड में रहना, हमेशा स्ट्रेसफुल मोड में रहना, हमेशा ओवरथिंक करना। जब तक इन चीज़ों को हम डिमिनिश नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, तब तक आपकी पेट की समस्या ठीक नहीं होने वाली है। जब तक आप अपने माइंड को रिलैक्स नहीं करते हो, तब तक आपकी आईबीएस की समस्या ठीक नहीं होने वाली है। इस बात को आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है।
अगर आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो आप इस समस्या से बाहर कभी आ ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये एक्चुअली ये बीमारी नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि ये एक्चुअली में कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। तो आप अगर सिम्टम्स के बेसिस पे ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आप कभी भी समस्या से बाहर नहीं आ पाओगे। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम सीवियर है, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है आपको, तो उस सिचुएशंस में आपको थोड़ा सा सिम्टम्स सप्रेस करने के लिए, सिम्टम्स को कम करने के लिए हम कुछ लैक्सेटिव्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसको आदत मत बनाओ, ठीक है। आप कोशिश करना है कि हर्बल प्रोडक्ट्स हम लोग कुछ यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप सबको यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत ही बेस्ट चीज़ है। नेचुरल लैक्सेटिव के रूप में आप यूज़ कर सकते हो, या फिर बेल का शरबत यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें वो बहुत ही रिलीफ आपको देगा, ठीक है। आप चिया सीड्स ले सकते हो, हाई फाइबर रिच प्रोडक्ट है वो, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही अच्छा फ़ायदा देता है। देखो, तो हमें अभी तक आपने क्या समझा कि ये जो आईबीएस की समस्या है, ये जो आईबीएस की समस्या है, ये सिर्फ पेट की समस्या नहीं है, वो हमारे माइंड की समस्या है, ठीक है। हमारा माइंड रिलैक्स नहीं है, उसे आप रिलैक्स करो, उस डर से उसे हटाओ, उस पैनिक मोड से उसे हटाओ, ठीक है। उसे सिंपैथेटिक मोड से पैरासिम्पैथेटिक की तरफ हमें शिफ्ट करना होगा, तब जाके हमारा जो ये प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट होगा, हमारा माइंड रिलैक्स होगा, तो हमारा गट बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, हमारी जो समस्या है वो बहुत तेज़ी से सॉर्ट आउट हो जाएगी। तब तक आपको क्या करना है कि एज सिंपल डाइट आप ले सकते हो, ठीक है। आप बहुत ही सिंपल डाइट लोगे, हम बता रहे हैं। अब डाइट क्यों सिंपल लिया जाता है भाई? इसमें डाइट इसलिए सिंपल लिया जाता है क्योंकि आपका जो सर्कुलेशन है, अभी ब्लड का जो फ्लो है वो स्टोमक की तरफ नहीं है, लेकिन इस बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, थोड़ा सा डाइट चाहिए, नहीं तो ये एनर्जी चलेगा, मतलब ये हमारा बॉडी चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप सिंपल डाइट दोगे ताकि हम कम एनर्जी में भी, ठीक है, कम ब्लड के फ्लो में भी हम उसको डाइजेस्ट कर सके। जैसे आप दलिया यूज़ कर सकते हो इजी वे में, आप चावल भी खाओगे, गीला चावल खाओगे, मूंग की दाल ले सकते हो, सब्जी ले सकते हो। सब्जी में भी क्या बहुत ही ज़्यादा हाई फाइबर डाइट नहीं चाहिए आपको अभी, ठीक है। इस दौरान बहुत ही लो फाइबर डाइट, थोड़ा बहुत कद्दू की सब्जी आप ले सकते हो, तोड़ी की सब्जी ले सकते हो, और क्या बोलते हैं, परोर वगैरह जो भी होता है, झिंगी, ये सब आप ले सकते हो, जो आप इजी टू डाइजेस्ट है, ये आसानी से बॉडी आपका डाइजेस्ट कर लेगा किसी भी सिचुएशन में। मीन्स आप समझ रहे हो ना, पैनिक सिचुएशन में भी अगर आप ये लोगे तो आपका बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट कर लेगा, इतना तो है उसके पास पावर। समझ में आ रहा है ना? तो सिवियर सिचुएशन में भी, ठीक है, डर लगा हुआ है, डरते डरते भी आप खा लोगे ना तो वो बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट कर लेगा। हमें ऐसा फूड लेना होता है, इसीलिए वो डाइट प्लान जरूरी है, ठीक है। इसीलिए वो डाइट प्लान बहुत ही जरूरी होता है। बोलते हैं ना कि बहुत ये खिला रहा है, वो खिला रहा है, इतना सिंपल डाइट क्यों सिंपल डाइट खिलाया जा रहा है भाई? इसके पीछे का रीज़न है ना, आप अभी उस जोन में हो जिस जोन में आप हाई डाइट, जो मतलब नॉर्मल डाइट है, वो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। इसकी वजह से वो सिंपल डाइट दिया जाता है ताकि आपका बॉडी आसान तरीके से उसके डाइजेस्ट कर सके, उसको परेशानी ना हो। इसलिए में डाइट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये समस्या है तो आपको डाइट बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। अगर आप डाइट फॉलो नहीं करते हो तो ये समस्या बनी रहेगी, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन आपका बना रहेगा, जो भी है डायरिया वायरिया वाला जो भी प्रॉब्लम है, डायरिया वायरिया का प्रॉब्लम जो भी है, आपको हमेशा बना हुआ रहेगा। और दूसरा चीज़, ये तो हो गया मैनेजमेंट, ठीक है, ये हो गया मैनेजमेंट। तो हमें सिर्फ मैनेजमेंट नहीं करना है, डाइट क्या है, मैनेज करना है, ठीक है, लेकिन हमें मैनेजमेंट के साथ साथ ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता है। तो 3 टेक्निक्स जो हम लोग इस्तेमाल करके इस समस्या से 110% बाहर आ सकते हैं। पहला, डाइट मैनेजमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा, हम थोड़े योगा, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड तीसरा, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, माइंड रिलैक्सेशन। अगर आप तीनों पर सिस्टमेटिक तरीके से काम करो तो आपकी जो समस्या है, आईबीएस की समस्या है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम इसको कैसे ठीक करें? अगर किसी को परेशानी हो गई है तो इससे हम कैसे ओवरकम हो सकते हैं, कैसे अपने आप को बिल्कुल सही कर सकते हैं बिना दवाइयों के, ठीक है। पहले ये चीज़ समझो कि क्या सच में इसमें दवा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए।
आइदर वो साइकेट्रिस्ट की दवा है, आइदर वो सिम्टोमेटिक जो दवा चलती है, गैस्ट्रो की जो दवा चलती है, वो हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, अगर आपका जो माइंड है बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, आप रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा सीवियर परेशानियां हैं आपको, आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार आप नींद नहीं ले पा रहे हो, हमेशा परेशान रहते हो, दिमाग में बहुत ज़्यादा सुसाइडल थाट्स आ रही है, तो ऐसे में ये इट इज़ अ इमरजेंसी केस। ऐसे में आपको दवाइयाँ लेनी ही लेनी है, ठीक है। आप कोई अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हो जो आपको कुछ दवा प्रीफर करेंगे। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आती है, बहुत ही ऐसी SSRI मेडिसिन आती है, सेरोटोनिन रिहाप्टेक इनहिबिटर जो आती है, जो माइंड को रिलैक्स करती है, आपको अच्छी नींद देती है, जिससे आपको एक सपोर्ट मिल सके इस IBS को ठीक करने में। दूसरा, आपको अगर बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव इशू आ रही है तो आप कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ लैक्सेटिव्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एक अच्छे गैस्ट्रो डॉक्टर से मिलके, क्योंकि देखो दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दोनों का ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिम्टम्स को सप्रेस करने में, आपकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में। लेकिन ये दोनों जो तरीका है सिर्फ इमरजेंसीज केस के लिए है। अब बहुत ज़्यादा पैनिक कंडीशन आ गया है, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन आ गया है, बहुत समय से स्टूल पास नहीं किए हो, बहुत दिनों तक नहीं सोए हो, ठीक है, तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। ऐसे में आपको दवाइयाँ लेनी चाहिए, ऐसे में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और जो भी आपको बतलाया जाता है उसको फॉलो अप करना चाहिए। लेकिन अगर आप दवाइयों से दूर रहना चाहते हैं, आप इसको मैनेज कर सकते हो, क्योंकि इसका तरीका बहुत ही सिंपल है, इसको ठीक करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। पहला, डाइट मैनेजमेंट, आप डाइट फॉलो करोगे, ठीक है, सिंपल जो डाइट बताया जा रहा है आप उसको फॉलो करो। दूसरा, आपको फिजिकल एक्टिविटी जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में। और तीसरा जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है माइंड रिलैक्सेशन, क्योंकि जब तक आपका माइंड पैनिक मोड से बाहर नहीं आएगा, माइंड आपका रिलैक्स नहीं होगा, तब तक आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसके लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना है कि दवाइयों से दूर रहें, ठीक है। हमारी जो ट्रीटमेंट है, अब तक हमने जो भी ट्रीटमेंट दिया, आप विश्वास करो, मैंने अब तक आप जो भी पेशेंट्स हमारे यहाँ से ठीक होकर गए हैं, अब तक मैंने किसी एक बंदे को भी किसी तरह का मेडिसिन यूज़ नहीं करने को कहा। आइदर वो मेडिसिन जो यूज़ कर रहे थे हमने उनको बोला कि आप इसे कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बिना दवाइयों के ये ठीक नहीं हो सकता है, बिना सेरोटोनिन दवाइयों के ये प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो सकती है, बिल्कुल ठीक हो सकती है, ठीक है। क्योंकि माइंड रिलैक्स करने का तरीका ज़रूरी नहीं है कि आप दवाइयों से ही माइंड को रिलैक्स करो। हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे NLP में बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिससे हम माइंड को बहुत आसानी से रिलैक्स कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से। लेकिन ये एक लेंदी प्रोसेस होता है ना, इसलिए लोग हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, और शॉर्टकट जो होता है हमेशा कहीं ना कहीं हमें गलत राह पे ले जाता है। तो आपको कोशिश करना है कि दवाइयाँ जो है वो सेकेंडरी चीज़ है, ठीक है। प्राइमरी हमारे बॉडी को अगर हेल्दी करना है तो हम दवाइयों से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। अगर आप अपनी एफर्ट लगा के, थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा मैनेज करके आप इस समस्या से बाहर निकल सकते हो, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। हम लोग बिल्कुल नेचुरल तरीके से हील करते हैं, हम लोग कोई दवाइयों का यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, अगर कोई दवा ले रहा है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस में है, तो हम उससे मना भी नहीं करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट को दवाइयाँ मुक्त करें। देखो, एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होता है, ऐसा नहीं, ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आप एक दवा से शुरू करें और डॉक्टर जो है वो 10 दवाइयों का लिस्ट बनाते जाए। हाँ, मेरे पास ये भी ऑप्शन है, मेरे पास ये भी ऑप्शन है, आपको वीकनेस है तो मेरे पास ये भी ऑप्शन है, आपको ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, दर्द की दवा देते हैं, गैस बन रहा है, गैस की दवा देते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ दवाइयाँ बढ़ाने से अच्छा है नंबर ऑफ दवाइयों को कम करें। इट इज़ एक्चुअली द ट्रीटमेंट इज़, ठीक है। ट्रीटमेंट का मतलब दवाइयाँ बढ़ना नहीं होता है, ट्रीटमेंट का मतलब होता है दवाइयों को घटाना, ठीक है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि आप कम से कम दवाइयाँ खाकर अपनी बीमारी को ठीक कर लें, या फिर अगर दवा की ज़रूरत ना पड़े तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम लोग अपने सेंटर पे अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, हमारा न्यूरोथेरेपी भी है, ठीक है, हमारा कपिंग है स्टिफनेस को कम करने के लिए,
हमारी स्ट्रेचिंग है, हम योगा बहुत सारे कुछ करवाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी न्यूरोथेरेपी को बदनाम करने पे तुले हुए हैं, ठीक है। लेकिन आप ऐसा बता दूं कि न्यूरोथेरेपी जो आज के टाइम में बहुत ही अच्छा, मीन्स ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पेट के मामले में न्यूरोथेरेपी बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, सर मैंने कुछ दिन न्यूरोथेरेपी लिया, रिलैक्स तो हुआ, लेकिन वो फिर से वापस आ गया। एक्चुअली होगा, बिल्कुल होगा, वापस तो वो समस्या आएगी ना, क्योंकि न्यूरोथेरेपी सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है हमारे आईबीएस के लिए, इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर द आईबीएस। इसके साथ साथ हमें माइंड रिलैक्सेशन के लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर उसके बिना आप सिर्फ न्यूरोथेरेपी से इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाते हो, आ सकते हो। तो हमें क्या करना होता है, देखो न्यूरोथेरेपी क्यों बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये काम करती है। कैसे काम करती है, मैंने क्या अभी स्टार्टिंग में बताया था कि वो ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारे पेट में कम हो जाता है। लेकिन न्यूरोथेरेपी जो है ब्लड सर्कुलेशन बेस्ड थेरेपी है। अगर आप दबा रहे हो, किसी पॉइंट पे दबाते हो, तो ब्लड का जो फ्लो है वहाँ पे रोक के वो जो उसका डायरेक्शन है वो हमारे लीवर की ओर मोड़ा जाता है। उसके पॉइंट्स को दबा के उसका जो ब्लड का फ्लो है वो गल ब्लडर की तरफ फ्लो बढ़ाया जाता है, जिससे वो स्टिमुलेट होता है, जिससे मतलब जो पहले स्लोवर था वो थोड़ा सा फास्टर होता है, और इसीलिए बहुत ही हद तक हमें रिलीफ फील होता है। लेकिन कितने बार आप न्यूरोथेरेपी करवाते रहोगे, ऐसा तो नहीं है कि आप डेली सालों साल न्यूरोथेरेपी करवाते रहोगे। बहुत सारे ऐसे बोलते हैं न्यूरोथेरेपी करवाया तब तक ठीक था, ठीक है, लेकिन जैसे ही छोड़ा वो सिम्टम्स वापस आने लगे। एग्जैक्टली वो वापस तो आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि जब तक आप थेरेपी ले रहे हो ब्लड का फ्लो तो हम कर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप न्यूरोथेरेपी नहीं लोगे तो फिर तो उसी मोड में चला गया ना। तो हमें माइंड को रिलैक्स करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें, ठीक है। बहुत सारे लोग साइकेट्रिस्ट की दवा ले रहे हैं, एज इट इज़ आप ले सकते हो। अगर आप एफर्ट नहीं लगाना चाहते, ठीक है, आप योगा नहीं करना चाहते, आप स्ट्रेचिंग नहीं करना चाहते, आप थेरेपी नहीं लेना चाहते, तो एकमात्र ही ऑप्शन है आप घर में बैठे बैठे दवाइयाँ खाते रहें, ठीक है। सालों साल आप दवाई खाते रहोगे, ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी को सेम रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। उससे बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि सेरोटोनिन सिंड्रोम्स होते हैं, सेक्सुअल डिस्फंक्शंस में प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल डिस्फंक्शंस होता है, तो बहुत सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मेडिसिन है ना, बहुत लंबे समय तक ये दवा खानी होती है, तो उसका साइड इफेक्ट हमारे बॉडी पे होना आम बात है, ठीक है। तो कोशिश कर सकते हो ना, आप मेहनत करके आप कोशिश कर सकते हो कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए विदाउट मेडिसिन। अगर आप बिना दवाइयों के इस बीमारी को ठीक कर रहे हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर ये 2-3 टूल्स आप यूज़ करके, ठीक है, अगर आप इस समस्या से बाहर आ सकते हो तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हम दवाई खाएं, ज़रूरी नहीं है कि हम साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खाते रहें सालों साल सालों साल सालों साल, ठीक है। धीरे धीरे डोज कम करें, क्या ज़रूरी है। आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं। अगर आपको अभी समस्या हो रही है तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करें, हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। हम ऑनलाइन सेशंस भी देते हैं, हम गाइड करते हैं, और इसके चार्जेस भी लेते हैं। एक्चुअली हम चार्जेस लेते हैं क्योंकि हमने इस पर बहुत ही काम किया है, हम इसको समझे हैं, डीपली समझे हैं। हमने एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया है और उस प्रोटोकॉल्स के माध्यम से आप इस समस्या से बाहर आ सकते हो। इसमें सब कुछ होता है, माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स होते हैं, आपका योगा होता है, स्ट्रेचिंग होता है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, टोटल टेक्निक्स होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी डिटेल्स दे सकते हो और इस प्रोटोकॉल का लाभ उठा सकते हो। धन्यवाद।